प्राथमिक क्रिया पढ़ा रहे थे, जिसमें प्राथमिक क्रिया में हम बताए थे कि आखेट होता है, भोजन संग्रह होता है, पशुपालन होता है, कृषि होता है, खनन होता है, कई चीज़ें बताए थे, जिसमें से हम लोग आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन तक या पशुचारण तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कृषि पढ़ते हैं, ठीक है। तो कृषि में क्या पढ़ेंगे कि ये कृषि कई प्रकार की होती है, उसी के विषय में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो कृषि क्या होता है। कृषि का अर्थ है फसलों की खेती करना, ठीक है। जो फसलों की खेती करते हैं उसी को ही कृषि कहते हैं, ठीक। तो यह जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मनुष्य पहले शिकार करता था, आखेट करता था ना, आखेट के बाद पशुपालन या पशुचारण ऐसे लिखते हैं, पशु चराना शुरू किया, पशुचारण के बाद क्या किया, फिर कृषि वाला कार्य, ठीक है। तो कृषि में भी ऐसा नहीं है कि जैसे ही कृषि शुरू करेंगे तुरंत हम खाद के बारे में जान जाएंगे, तुरंत फसलों के बारे में जान जाएंगे, तुरंत सिंचाई के बारे में जान जाएंगे। तो पहले पहले जो कृषि हुई, जो आदिम काल में कृषि होती है, अभी वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में होती है, उस कृषि को कहते हैं स्थानांतरण शील कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, ठीक है। कैसी कृषि है, स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। ये क्या होता है, इसी को हम पहले देखते हैं। तो यह एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम जब हम बोले तो समझो एकदम पुराने प्रकार की कृषि है, जब आदमी कुछ जानता नहीं था। तो उसमें क्या करते हैं, यह घने जंगलों वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ वर्षा अधिक होगी। ये मान लो जंगल है, ठीक है। तो ये जंगलों को और झाड़ियों को साफ करके, इन पेड़ पौधों को साफ करके वह खेत बनाते हैं, ठीक है। क्या इसको काट करके खेत बनाएंगे, ठीक। खेती में क्या करेंगे, चूँकि अभी इनको ज़्यादा कुछ ज्ञान है नहीं, तो वह जब उसको काट के साफ़ किए तो उसको कूड़ा कबाड़ जो बच रहा है, झाड़ियाँ इत्यादि, उसको हटाने की बजाय वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसकी राख को बिखेर देंगे, फिर थोड़ा पानी और छीट के इस पर जो है कई सारे बीजों को छीट देते हैं। कुछ दिन बाद वह बीज उगते हैं और उनसे फसल प्राप्त की जाती है, ठीक है। समझ में आया। जंगलों को काटा गया, झाड़ियों को साफ़ किया गया और उसको वहीं पे जला दिया गया और उसकी राख को चारों तरफ बिखेर दिया गया। बिखेर उखेर के पानी मार देते हैं और उसमें कुछ बीजों को छीट दिया जाता है। या फिर अगर जुताई किया जाएगा तो लकड़ी उकड़ी से जुताई करते हैं, लकड़ी के हल बनाए होते हैं, लकड़ी के, उनका सारा औजार लकड़ी का रहेगा, छोटे छोटे बीज उसमें आएंगे, ठीक है। इसमें धान की खेती नहीं की जाएगी। धान की खेती देखिए ना कैसे करते हैं, उसमें पूरा पानी चाहिए ज़्यादा। ऐसे क्षेत्रों में हल्का फुल्का छींट के जो मोटा अनाज होता है ज़्यादातर उसी की खेती करते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इनको खाद के बारे में ज्ञान नहीं है, उर्वरक क्या होता है इनको पता नहीं है अभी, ठीक है। तो इनके पास खाद नहीं है खेतों में डालने के लिए, तो उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। 4 से 5 साल तक अगर उपयोग करेंगे तो यह फिर खेत जो हमारा है वह उत्पादन देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, चूँकि ये जंगलों में रहते हैं तो दूसरी जगह जहाँ पे जंगल है उसको साफ करेंगे कि नहीं, समझ में आया। उसको फिर खेत बनाएंगे, 4-5 साल तक यहाँ काम करेंगे, फिर कहीं 4-5 साल तक काम करेंगे, ठीक। फिर 4-5 अगल मतलब 8-10 साल हो गया कि नहीं, मान लो 5 साल यहाँ काम किए, 5 साल यहाँ काम किए और 5 साल यहाँ काम किए। तो अब यहाँ लगभग इसको छोड़े हुए 10 साल हो गया। तो 10 साल बाद अपने आप से प्राकृतिक रूप से उस ज़मीन में उपजाऊपन आ जाता है, छोटी छोटी घासें वगैरह झाड़ियाँ वगैरह उग जाएंगे कि नहीं। फिर जाएंगे इसी को काटेंगे 10 साल बाद, तब तक इसका हो जाएगा। तो ये अपने खेतों को बदलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फसल बदलते हैं ना। इनको ज्ञान नहीं है, ये फसल नहीं बदल पाते, इनको मालूम नहीं है फसल बदलने से भी उपजाऊपन आ सकता है। हम लोग जो फसलों को बदलते हैं खेतों में, इसी कारण से बदलते हैं कि इससे फसल की मतलब खेत की उपजाऊपन बना रहे, ठीक है। इनको यह पता नहीं है इसलिए खेत बदलते हैं, इसीलिए इनका स्थानांतरण होगा कि नहीं। तो ऐसी कृषि को क्या कहेंगे, स्थानांतरित कृषि।
कर्तन एवं दहन, कर्तन मतलब होता है कूड़ा करकट को जलाकर खेती करना, तो वही जो साफ ऑफ कर रहे हैं फ्लैश एवं बर्न, फ्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। समझ में आया? जो कर्तन है उसको जला करके राख बिखेर करके उस पर खेती की जाती है, इसलिए कर्तन एवं दहन। ठीक, अब देखो इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जाएंगे जहाँ मणिपुर, नागालैंड इत्यादि है, वहाँ पे देखो उत्तर पूर्वी भारत में क्या है, इसका नाम झूम कृषि, झूम कृषि। ठीक है, मध्य अमेरिका में जाएंगे, मध्य अमेरिका या मैक्सिको वहीं पे है, इसको कहा जाता है मिल्पा। ठीक है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया व मलेशिया क्या कहेंगे इसको, लदांग। ठीक है, और भी जैसे ब्राज़ील में इसका नाम रोका है, भारत में एक जगह है उसको वहाँ पे दहिया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 NCERT में दिया है, इसी में से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं बनेगा कक्षा 12 के हिसाब से। और जब हम लोग तैयारी करेंगे तो और 2-4 देशों के जगह पे क्या क्या होता है। तो अभी ये उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि कहेंगे या झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा, इंडोनेशिया व मलेशिया में इसको बोलते हैं लदांग। समझ में आया? देखो स्थानांतरणशील कृषि बता रहे थे, वह कहाँ होती है, तो ये जो घने जंगल वाले क्षेत्र हैं, अमेजन का क्षेत्र है या मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया मलेशिया में किया जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में नागालैंड, मेघालय इत्यादि में किया जाता है, तो इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, अगली कृषि को कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या है गहन? है गहन का मतलब सघनता से है। ठीक है, सघनता के साथ निर्वाह, निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना किसी तरह से। जैसे तुमको रोज़ 100 ग्राम चावल दे दिया जाए, 50 ग्राम दाल दे दिया जाए और 100 ग्राम आटा दे दिया जाए, तो किसी तरह ज़िंदा रहेंगे ना। तो ऐसी खेती में फसल बेचने के लिए खेती नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं कि उतना हो जाए अनाज कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। जैसे तुम्हारे गांव में ही जिसके पास खेत कम होगा वो क्या करता है, वह छोटे खेत में पूरा परिवार लगा रहता है कि इतना अनाज हो जाए कि पूरा साल चल जाए, होता है कि नहीं। तो वही निर्वाह कृषि है। तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होगी, एक चावल प्रधान निर्वाह कृषि और चावल रहित। ठीक है, दोनों की विशेषता लगभग सेम है। सेम क्या है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, पूरा परिवार इसमें लगा रहेगा, किसमें, श्रमिक के रूप में पूरा परिवार काम करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वाणिज्यिक नहीं, केवल निर्वाह के लिए या जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, अब देखो चावल प्रधान में मुख्य फसल क्या होगी, धान होगा ना, मुख्य फसल धान। अब देखो यहाँ पर वर्षा क्या होगी, 150 सेंटीमीटर से अधिक। अगर वर्षा कम होगी तो खेतों में पानी लगेगा, नहीं लगेगा। और जब खेतों में पानी नहीं लगेगा तो यहाँ पर धान नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, खेतों का आकार कैसा होगा, आकार छोटा होगा कि नहीं, छोटा छोटा आकार होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, प्रति इकाई में मतलब जो छोटा खेत है इसमें उत्पादन तो अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन कम होगा। जैसे प्रति इकाई
उत्पादन अधिक होगा, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। क्यों? क्योंकि परिवार में मान लो 5 लोग लगे हैं और 5 लोग लग के भी जब खेत छोटा ही है, मान लो 5 लोग लग के 100 किलो अनाज उपजा लेते हैं, खेत छोटा है कि नहीं, तो एक आदमी पे कितना आएगा? 20 किलो आएगा कि नहीं, ठीक है। उसमें एक आदमी भी काम करेगा या 2 आदमी भी काम करेंगे तब भी 100 किलो उत्पादन होगा। छोटा ही है लेकिन पूरा परिवार उसी में लगा रहता है। जैसे जिसके घर में छोटा सा खेत हो, कोई काम नहीं है, बोले क्या करते हैं पापा? खेती। चाचा भी खेती, और छोटे वाले चाचा वो भी खेती। सबका परिवार उसी खेती से चल रहा है। अगर उसमें से 1-2 लोग निकल भी जाएं, कमाने चले जाते हैं ना बीच में, तब भी खेती होती है कि नहीं? उत्पादन उतना ही होता है। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक है, छोटे खेत में उत्पादन अधिक है, लेकिन एक व्यक्ति के हिस्से में उत्पादन कम आता है। जैसे 5 भाई मिलके काम कर रहे हैं तो 5 भाइयों के लिए 5 हिस्सा लग जाएगा ना, क्योंकि खेत छोटा है, ठीक है। अब देखो, चावल रहित वाले के सारे गुण लगभग वैसे ही होंगे। इसमें मुख्य फसल क्या होती है? गेहूं होगा या जौ होगा या राई, बाजरा भी होगा। जो सूखा वाला क्षेत्र है वहाँ पे बाजरा होता है। तीसी जानते हो? तीसी या इसी को अलसी कहते हैं। तीसी नहीं लिखा मिलता है, इसकी जगह पे अलसी शब्द मिलता है, तो अलसी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब हैं ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ वर्षा थोड़ी कम हो रही है और तापमान भी थोड़ा कम होगा। धान वाले क्षेत्र, धान कब होता है अपने वहाँ? गर्मी में, ठंडी में? गर्मी में। बरसात का मतलब गर्मी ही समझो, जैसे बरसात का समय चल रहा है, इसका मतलब अभी गर्मी का ही समय है, ठीक है। अब देखो, गेहूं क्या है? ये ठंड में होता है, तो जहाँ तापमान थोड़ा कम होगा वहाँ होगा। ये सारी फसल जो है खरीफ और रबी की फसल है कि नहीं? रबी की फसल के रूप में ये होता है। वर्षा यहाँ इसकी तुलना में यहाँ 150 हो रहा है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर या उससे कम ही होगी। आकार यहाँ भी छोटा होगा। प्रति इकाई उत्पादन वही बात है कि अधिक होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, ठीक है। अब देखो, क्षेत्र देख लो। अभी क्षेत्र हम मैप में दिखा देंगे, नाम बस जान लो। जैसे देखो, भारत वाला क्षेत्र, भारत जो है, भारत में इस प्रकार की कृषि की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो तटवर्ती पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पे धान की खेती की जाती है, उसको इसके अंतर्गत लाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। अच्छा बताओ, चावल जो पहली बार जो धान उत्पादन किया गया था या धान की फसल किसी विशिष्ट क्षेत्र में पहले होती थी, वहाँ से उठा के भारत में लाया गया है। तो सबसे पहले धान जो होता था अपने आप से जंगली रूप में, वह होता था दक्षिण पूर्वी चीन में। समझ में आया? कहाँ पे होता था? दक्षिण पूर्वी चीन में चावल की खेती होती थी, या चावल जंगली रूप में धान वहीं पाया जाता था। वहीं से धान आया और पूरी दुनिया में फैल गया। समझ में आया? आगे देखते हैं। ये इसमें इसका क्षेत्र कहाँ होगा? शीतोष्ण क्षेत्र होगा, लेकिन ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ आबादी अधिक हो, जैसे जापान में, उत्तरी चीन में, मंचूरिया में, कोरिया में, ठीक है। तो यह उसका क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी मैप में दिखा देते हैं। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे किया जाता है। तो ये भारत वाला क्षेत्र है कि नहीं? भारत में बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी चीन में है, उत्तर कोरिया, जापान, ये पूरा क्षेत्र जो है गहन निर्वाह कृषि का क्षेत्र है, ठीक है। तो जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। इसी तरह दक्षिणी चीन का क्षेत्र है, जहाँ पे जंगली रूप में चावल पाया भी जाता था। सबसे पहले चावल वहीं से आया ना, तो वह भी क्षेत्र इसी में आएगा, ठीक है। यहाँ से चावल आया। और दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र इसमें आ गया, जहाँ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है, ठीक। अब चावल विहीन या चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जहाँ वर्षा कम होती है, जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में गेहूँ होता है। जापान का उत्तरी क्षेत्र, मंचूरिया
उत्तर कोरिया इत्यादि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है। ठीक, अगली कृषि है रोपड़ कृषि। ठीक है, धान की रोपाई होती है ना, ऐसे ही ये है रोपड़ कृषि। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यह व्यापारिक वस्तुओं का इसमें उत्पादन किया जाता है, ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जो खाने से ज़्यादा बेचने के काम में आए। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, चाय, काफ़ी होगा कि नहीं। अब का मान लो चाय की खेती कोई कर रहा है तो पूरा जितना खेत में चाय हुआ उतना पी जाएगा, तो अरे थोड़ा सा अपने लिए रखेगा, बाकी बेच देगा। काफ़ी भी ऐसे है। और क्या हो जाएगा, गन्ना, रबड़ की खेती, और कोको और केला। ठीक है, गन्ना हो गया, कपास भी है उसी में रोपड़ में, लेकिन कपास इसमें नहीं आएगा अभी पढ़ाते समय, मतलब क्योंकि ये रोपड़ कृषि में उसको नहीं रखेंगे। ये यूरोपियों द्वारा शुरू की गई, जो यूरोप के लोग थे उन्होंने कहीं पर जाकर कब्जा किया। ठीक है, देखो यूरोप जो है ये ठंडे क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है। ठीक, और ये जो फसलें हैं ये सारी फसलें कौन सी हैं, जो गर्म क्षेत्रों में होती हैं। तीनों ने जिन जिन देशों पर कब्जा किया वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई। जैसे फ्रांस के लोगों ने अफ्रीका पर कब्जा किया था, तो इन्होंने कोको और काफ़ी कहाँ पर, अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका लिखते हैं। ठीक है, अभी मैप में दिखा देते हैं कहाँ पे। ये जो गिनी के आसपास का क्षेत्र है या वो आइवरी कोस्ट वगैरह क्षेत्र है, अभी हम दिखाते हैं, वहीं पे ये कोको और काफ़ी की खेती की गई। किसके द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा। ब्रिटेन के लोग या अंग्रेज कहाँ पे थे, भारत में थे कि नहीं, तो भारत और श्रीलंका में इन्होंने किसकी खेती की, चाय की। भारत और श्रीलंका में चाय उत्पादन होता है ना। अच्छा बताओ, चाय मूल रूप से सबसे पहले कौन देश उगाया था, चीन में। चीन में चाय बनती थी। ठीक है, और कोई जानता नहीं था चाय कैसे बनती है। चाय का पौधा होता है, लेकिन जब पीना होता है तो उसकी काली काली पत्तियां होती हैं, उसको सुखा के उस तरह कैसे बनाया जाता है, ये चाइना वालों ने कई सौ सालों तक छुपा के रखा, और जिसको पीना है उन्हीं से चाय खरीदे, और चाय कैसे बनती है कोई जानता भी नहीं था। अंग्रेज़ों ने किसी तरह इसका पता लगाया और वैसी जलवायु खोज करके भारत में, श्रीलंका में चाय का उत्पादन शुरू किया। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन वालों ने ही मलेशिया में रबड़ की खेती, ठीक है, और मलेशिया के अलावा और कहाँ पे, जो ये द्वीपीय क्षेत्र थे जैसे त्रिनिदाद टबैगो, पश्चिमी द्वीप समूह वाला पूरा क्षेत्र और पश्चिमी द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, गन्ना और केला। इसके अतिरिक्त एक देश है मॉरिशस, जानते हो, वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पकड़ के ले गए। अब जब अंग्रेज चले गए तो वह लोग ही वहाँ के निवासी हो गए, तो वहाँ के जो भाषा है, मूल भाषा में भोजपुरी भी एक भाषा है, उनकी आधिकारिक भाषा भोजपुरी भी है, क्योंकि वो इसी क्षेत्र के लोग थे तो अपना एक भाषा भोजपुरी भी रखे हैं। तो उनको ले गया था मॉरिशस भी, वही गन्ने की खेती और केले की खेती के लिए ले जाया गया था। ठीक है, अब देखो स्पेन वाले कहाँ गए थे, स्पेन एक देश है। ठीक है, स्पेन व अमेरिका ने मिलकर कहाँ पे, फिलीपींस में नारियल की खेती, फिलीपींस में नारियल। ठीक है, और नारियल में गन्ने की खेती। जैसे उसके अतिरिक्त जो है इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, इंडोनेशिया में हालैंड वालों का क्षेत्र था, डच थे। ठीक है, तो उन्होंने मसालों की खेती, गन्ने की खेती पर एकाधिकार था। एक देश है पुर्तगाल, पुर्तगाल ने कब्जा किया था दक्षिण अमेरिका के एक बड़े देश पे, उसका नाम था ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। ठीक है, तो कॉफ़ी का जो
क्षेत्र है ब्राज़ील में कौन थे? पुर्तगाली थे, ये सभी यूरोपियन ही थे। और वहाँ के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसको कहा जाता है क्या? फेजेंडा। फेजेंडा क्या है? काफ़ी के बड़े बागान हैं, और उस पर अभी भी कई सारे ऐसे बागान हैं जिस पे अधिकार अभी यूरोपीय लोगों का, पुर्तगालियों का है। ठीक है, जैसे भारत में चाय के जितने भी बागान आज हैं वह पहले अंग्रेज़ों के थे। तो अंग्रेज़ जब चले गए यहाँ से तो या तो सरकार ने ले लिया या तो किसी व्यक्ति ने ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे देशों में जितने भी बागान थे वो वहाँ की सरकारों ने या व्यक्तियों ने ले लिया। लेकिन फेजेंडा क्या है? काफ़ी के बड़े बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। किस देश में? एक और बताएं, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि इसमें जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे देखो ये मॉरिशस बता रहे थे, मॉरिशस है, पश्चिमी द्वीप समूह जो है ये है, यहाँ पर गन्ने इत्यादि की खेती की जाए। फिलीपींस यहाँ पर है, यानी जितने भी द्वीपीय क्षेत्र हैं यूरोपियों द्वारा वहाँ पर कई सारी कृषि की गई, जो अभी को